जय हिंद साथियों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम आपके को करिकुलर कोर्स जिसको आप कंपलसरी पेपर के नाम से जानते हैं, तो 6 सेमेस्टर में जो आपका कंपलसरी पेपर है उसका कोर्स टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। इसका आज हम सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने आज की इस क्लास में सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स का पेपर दिया था, यानी कंपलसरी पेपर दिया है, जिसका जो पेपर पैटर्न मोड है वो OMR पैटर्न पर, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, सभी में यही प्रश्न आने हैं। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति का जो ABC मॉडल है, A फॉर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न 100% इस बार पूछा जाएगा। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। चलिए दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है किसी व्यक्ति वस्तु सोच या परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में आपको अभिवृत्ति मिल रही है तो अभिवृत्ति टिक कीजिएगा, अगर मनोवृत्ति मिलेगी तो मनोवृत्ति टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि लोग किसके आधार पर संबंध बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि लोग आजकल किस आधार पर संबंध बनाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला है समानता के आधार पर, दूसरा आकर्षण या निकटता या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपरोक्त सभी। जो संबंध बनाते हैं आजकल लोग, वो सबसे पहले समानता देखते हैं, आकर्षण और निकटता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया है कि मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा उन तीनों में शामिल नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया कि इस तीनों में से नहीं है, उन तीनों में नहीं है। तो पहला हो जाएगा पारस्परिकता। ठीक है, तो पारस्परिकता बिल्कुल है। यहाँ पर है स्वांगतोष और सहचार। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विनिमय। आप यहाँ पर देखेंगे तो विनिमय उन प्रकारों में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। पहला है पारस्परिकता, दूसरा है स्वांगतोष और तीसरा दिया गया है सहचारिता, लेकिन विनिमय इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं। तो इनमें आपको ध्यान देना है, उसको ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहा जाता है। एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल ध्वज का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक ध्वज का प्रकार नहीं है, कार्यस्थल कौन सा एक ध्वज का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपको इनमें ध्यान देना है कि आक्रामकता जो है वो कार्यस्थल ध्वज का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों प्रतिद्वंदिता को, ये प्रतिद्वंदिता को दर्शाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अभिवृत्तियों का अर्जन
किया जाता है तो परिवार से, साथियों से और जन संचार से, इन सभी से अभिवृत्तियों का हम अर्जन कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है। तो धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का तरीका नहीं पूछा गया है। तो पहला है हम अपने अभिवृत्तियों के प्रभारी होते हैं, तो ये तरीका एक प्रकार का तरीका है धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का। दूसरा है अच्छे विचारों का एक बढ़िया पुस्तकालय का संगठन करना, या तो यह भी आपके धनात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सी वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करें। ठीक है, तो ये धनात्मक अभिवृत्ति का एक प्रकार का तरीका नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि संप्रेषण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। पहला है वांछित जन संप्रेषण, अवांछित, या फिर बॉडी लैंग्वेज या शरीर का हाव भाव। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि संप्रेषण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण किस प्रकार हो सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज या शरीर के हाव भाव के आधार पर हो सकता है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है अवाचिक संप्रेषण, जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अवाचिक संप्रेषण को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 भिन्न प्रकार इस एक को छोड़कर सभी हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से पूछा गया है कि इनमें से 3 तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। अब एक इनमें से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो जब तक आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो 3 नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला है गतिकी या सन्निकटता और पराभाषा। ये क्या है? ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर शारीरिक हाव भाव इससे भिन्न है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार इस एक को छोड़कर सभी संलग्न करता है। इसमें भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। नकारात्मक क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से आप लोग हल कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को वहाँ पर समझना होता है। जैसे कि पूछ रहा है कि शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार इस एक को छोड़कर सभी संलग्न करता है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों में से आपको बताना है कि एक को छोड़कर सभी शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार को संलग्न करता है। तो पहला ऑप्शन है कि आसान अभिव्यक्ति। चलिए अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? आसान अभिव्यक्ति। तो ये शारीरिक भाषा के कुछ एक प्रकार को सम्मिलित करता है, संलग्न करता है। आसान मुद्रा या भी हाव भाव ये भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर सन्निकटता जो है ये इसमें संलग्न नहीं करता है, यही इसमें अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया स्मार्ट में एस और एम अक्षर इंगित करता है। ये दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई बार पूछा जा चुका है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों जो आपका स्मार्ट में एस और एम है वो क्या इंगित करता है? तो एस फॉर स्पेसिफिक और एम फॉर मीनिंगफुल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 माफ कीजिएगा, ये स्पेसिफिक तो होता है लेकिन मीनिंगफुल नहीं होता, एम फॉर मीनिंगफुल नहीं होता। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक और मेजरेबल ये होता है, एम फॉर स्पेसिफिक एंड एम फॉर मेजरेबल होता है। ठीक है, एस और एम का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिलहाल हम स्मार्ट को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो एस फॉर क्या होता है? अगर हम बात करें SMART का, तो एस स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस फॉर होता है स्पेसिफिक, जिसे स्पष्ट हिंदी में कहा जाता है। एम फॉर होता है मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए फॉर होता है अचीवेबल, जिसे पूर्ण करने के योग्य। और आर फॉर होता है रिलेवेंट, जिसे कहा जाता है वास्तविकता। और टी फॉर होता है टाइम बेस्ड, जिसे कहा जाता है समय में बंधा हुआ। अगर हम पूरा उत्तर इसका लिखें तो आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से जिसे मापा जा सके, और जो पूर्ण करने में योग्य हो, जो वास्तविकता का परिचय देता हो, और जो समय में बंधा हुआ हो, उसी को स्मार्ट कहते हैं, उसी को स्मार्टनेस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्धारण यानी कि स्मार्ट में आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य निर्धारण में आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो समयबद्धता। आप किसी भी लक्ष्य को तब हासिल कर पाएंगे जब आप समयबद्ध होंगे उस लक्ष्य के लिए जो आप कर रहे हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब स्टडी करने के लिए आप स्टडी में सफलता आपको अपने जो है सपने को तभी आप साकार कर पाएंगे जब आप उसके प्रति ईमानदार होंगे और समय से बंधे होंगे कि आपको 8 बजे पढ़ना है। तो आप एक जो है समयबद्धता आपके पास है, आप 8 बजे कहीं भी रहें लेकिन आपको 8 बजे क्लास लेनी है। और जब आप ऐसे डेली यही क्रम चलता रहेगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंधन का एक तकनीक है। समय प्रबंधन का तकनीक पूछा गया है। तो समय प्रबंधन का जो तकनीक है वह है नियमित अंतराल पर छुट्टी। ये समय प्रबंधन का एक प्रकार का तरीका है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि समय प्रबंधन की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है। पहला दिया गया व्यतीत समय में चेतन नियंत्रण और दूसरा दिया गया क्रियाकलाप में देरी। तो ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, क्योंकि समय प्रबंधन की योजना एवं जो क्रियान्वयन की एक प्रकार की प्रक्रिया है वो केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए होती है। किसके लिए होती है? केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संबंध के 6 चरण मॉडल का एक चरण नहीं है। 6 प्रकार के चरण हैं अंतर्वैयक्तिक के, जिसमें से आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक मॉडल एक भिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 जो मॉडल हैं वो आपको पता होगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है संपर्क। तो ये संपर्क जो है ये इस संबंध से संबंधित है, इस मॉडल से। संलग्नता और यहाँ पर दिया गया भवन और मरम्मत। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भवन जो है ये अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 चरण मॉडल से भिन्न है, बाकी संपर्क, संलग्नता और भवन ये संबंधित है इससे। तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक लाभ नहीं है। यहाँ पर फिर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक प्रकार का लाभ नहीं है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि आनंद को बढ़ावा देना ये एक प्रकार का अंतर्वैयक्तिक संबंध का लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया एडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है। तो एडिपस ग्रंथि दोस्तों ध्यान रखिएगा फालिक अवस्था में एडिपस ग्रंथि उपलब्ध होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीडीयू विश्वविद्यालय में कई बार रिपीट हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर का होता है। हालांकि हमारे अदर जो विश्वविद्यालय हैं जिसमें एनईपी के अंतर्गत परीक्षा इस बार संपन्न हो रही है, तो 6 सेमेस्टर में उनका कोर करिकुलर कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है। व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD का मतलब पूछा गया है। तो व्यक्तित्व संवर्धन में ए का जो मीनिंग है वो है एटीट्यूड, जिसे अभिवृत्ति कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति कहा जाता है। दूसरा है व्यवहार, बी फॉर बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर जिसे व्यवहार कहा जाता है। सी फॉर आता है कम्युनिकेशन जिसे संचार कहा जाता है। और डी फॉर है आपका डिसिप्लिन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसे अनुशासन कहते हैं। तो व्यक्तित्व संवर्धन में ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है एटीट्यूड से, बी का मतलब है बिहेवियर से, सी का मतलब है कम्युनिकेशन से और डी का मतलब है डिसिप्लिन या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन से। हिंदी में कहें तो अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार एवं अनुशासन ये बिलोंग करते हैं ABCD से और किसमें? व्यक्ति के संवर्धन से। इसलिए ऑप्शन ए ही इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि अभिवृत्ति का वह संघटक जो संवेग भाग से संबंधित है वह है। तो अभिवृत्ति का एक प्रकार का ऐसा घटक जो किससे सम्मिलित है? जो
संवेग भाग से संबंधित है उसको हम संवेगानात्मक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं संवेगात्मक। यानी ऑप्शन नंबर इनमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक है, तो यहाँ पर है सक्रिय रूप से सुनना। सक्रिय रूप से सुनना संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। तो पहला है भाषण देना, दूरभाषा पर बातचीत, गीत गाना या हाथ मिलाना। तो अशाब्दिक संचार में जो सम्मिलित है वह सम्मिलित है हाथ मिलाना। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़ के डिजिटल अवशेष, इसको क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित है। तो अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण में सम्मिलित है जिसे अनुभव कहा जाता है। अनुभव जो है उसको अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण को संबंधित करता है या अनुबंधित करता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्वास और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का घटक है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक ज्ञान या संज्ञानात्मक को हम विश्वास सूचना भंडार से संबंधित एक प्रकार के अभिवृत्ति का घटक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति सोच, वस्तु सोच और परिस्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं अभिवृत्ति। क्या कहा जाता है, अभिवृत्ति कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विषय बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये डिजिटल शिष्टाचार से संबंधित है। ईमेल भेजने से पहले उसका पुनर्पाठ करें, तो यह भी डिजिटल शिष्टाचार से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तनी अशुद्धियाँ की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट उत्तर होगा। क्योंकि आप वर्तनी यानी आप कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहले भेजने से पहले परम आवश्यक है कि आप उसको अशुद्धियों की जांच करें। और यहाँ पर लिखा है कि जो अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी अशुद्धियाँ जांच है, वो एक गैर जरूरी चीज़ है। तो यही आपका असत्य कथन है, यही डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। तो सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है कहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर है डिजिटल डमेसिया और दूसरा दिया गया डिजिटल अवसाद। तो इन दोनों तक ले जाती है, तो यहाँ पर ए और बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है। तो पहला है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार मानदंड समान होते हैं। दूसरा है कि दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें। सी ऑप्शन है दूसरे व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें। इनमें से पूछा गया था कि एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार का नियम ये है कि आप दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक तत्व नहीं है। डिजिटल नागरिकता, तो सबसे पहले तो आपको डिजिटल नागरिकता के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे। फिलहाल तो पहला आ जाता है डिजिटल पहुंच, दूसरा हो जाता है डिजिटल साक्षरता। तो ये दोनों संबंधित डिजिटल नागरिकता से हैं।
लेकिन यहाँ पर डिजिटल संवेगिकता दिया गया, क्या दिया गया, सी ऑप्शन कह रहा है डिजिटल संवेगिकता। तो संवेगिकता जो है, डिजिटल संवेगिकता, ये डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक प्रकार का तत्व नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। बाकी डिजिटल पहुँच, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा ये किससे संबंधित है, डिजिटल नागरिकता से, डिजिटल संवेगिकता संबंधित नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि 16 व्यक्ति कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं। तो ये रेमंड कैटल से संबंधित हैं। 16 व्यक्तित्व कारक जो संबंधित हैं वो रेमंड कैटल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोग जो मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोग मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, बहिर्मुखी प्रकृति के लोग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि शरीर रचना के अनुसार विलियम सेल्ड ने लोगों को 3 प्रकार में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं है, एक उन तीनों में नहीं है। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि शरीर रचना के अनुसार विलियम सेल्ड ने लोगों को 3 प्रकार में विभाजित किया। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में विभाजित किया। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उन तीनों में नहीं है। ठीक है, 3 दिया गया है और इसमें बताना है कि एक उनमें से नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्सोमॉर्फ। हेक्सोमॉर्फ उन तीनों में सम्मिलित नहीं है, बाकी एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ ये तीनों विलियम सेल्ड के अनुसार जो लोगों को बांटा गया था वो उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर हेक्सोमॉर्फ आपका इसमें भिन्न है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। तो व्यक्तित्व का जो निर्धारक नहीं है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक कारक कहते हैं। यहाँ पर जैविक कारक, पारिवारिक एवं समूह कारक, या फिर हम बात करें आध्यात्मिक कारक की या सांस्कृतिक कारक की, तो ये सभी एक प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारक हैं। लेकिन यहाँ पर जो आध्यात्मिक कारक है वो सम्मिलित नहीं है व्यक्तित्व के विकास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना है आपको कि व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन के शब्द से लैटिन शब्द परसोना से हुई है। किससे हुई है, लैटिन शब्द परसोना से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है। तो संप्रेषण के प्रकार में जो सम्मिलित है वो माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का एक प्रकार है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, समूह और जन, ये सभी सम्मिलित हैं किससे, संप्रेषण के प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें पूछा गया संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें। तो संप्रेषण बाधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम प्राप्तकर्ता के आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण करें तो इस बाधा को हम दूर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा इनमें से पूछा गया है। तो पहला दिया गया पहनावा, दूसरा है धर्म, तो ये सभी सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें तो तीसरा दिया गया भोजन, तो भोजन भी आपके सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बात करें क्रोध की तो क्रोध सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। तो पहला है अस्पष्टता, सामंजस्य या तालमेल या संपूर्णता, ये सभी इसमें आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का।
अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार की विशेषता पूछी गई, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला है प्रभाषित भूमिका, रहने का साझा स्थान या व्यक्तिगत इतिहास। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत इतिहास। ये परिवार की विशेषता नहीं है, बाकी प्रभाषित भूमिका, रहने के साझा स्थान और उत्तरदायित्व की पहचान ये संबंधित है परिवार की विशेषता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि लक्ष्य के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट पर्यावरणीय शब्द के सूचीबद्ध नहीं है। सूचीबद्ध पर्यावरणीय शब्द में क्या है, सूचीबद्ध नहीं है, वही बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि समायोज, मापन योग या फिर परिष्कृत या विशिष्ट, यानी जिसे स्पेसिफिक कहते हैं। तो इनमें से अलग कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए। यहाँ पर जो दिया गया है समायोज, ये स्मार्ट पर्यावरणीय शब्द में सूचीबद्ध नहीं है, बाकी मापन योग, परिष्कृत और विशिष्ट ये सभी संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरक लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को स्पष्ट रखना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि लक्ष्य को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं योजना। क्या कहा जाता है, योजना कहा जाता है। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें दिया गया है कि जयजोग 1986 के अनुसार आवृत्तियाँ कैसे बनती हैं। तो जयजोग 1986 के अनुसार आवृत्तियाँ जो बनती हैं वो मात्र ससर्ग से बनती है। किससे बनती हैं, मात्र ससर्ग से बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि मोटे, मुलायम और गोल होते हैं। तो मोटे, मुलायम और गोल जो होते हैं वो कौन होते हैं, इसमें एंडोमार्क्स जो है वो क्या होता है, एंडोमार्क्स वो मोटे, मुलायम और गोल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है। जो व्यक्तित्व आया है वो लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हममें से अधिकांश लोग बोलते समय शब्द के अतिरिक्त और किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हममें अधिकांश लोग बोलते समय शब्द के अतिरिक्त इशारा और शरीर के हाव भाव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इशारा और शरीर की भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है। तो गैर मौखिक संचार का क्या पूछा गया है, एक रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, आवाज़ के स्वर गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, बाकी शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव और टेलीपैथी ये सभी मौखिक संचार के एक रूप हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जिसमें पूछा गया कि निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज़ का आयतन शामिल है। नेत्र संपर्क, शारीरिक भाषा, पैरा भाषा या इशारा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पैरा भाषा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पैरा भाषा। पैरा भाषा ये स्वर, गति और आवाज़ का आयतन इसमें पैरा भाषा में सम्मिलित होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 50 MCQ प्रश्नों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले हमने 3 और मॉडल पेपर डिस्कस कर दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप देख करके तैयारी कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।